बिहार की राजनीति में एक सवाल फिर से लौट आया है। क्या तेजस्वी यादव सिर्फ लालू यादव की विरासत के वारिस है या अब वो खुद अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की लड़ाई में उतर चुके हैं? क्योंकि 11 साल बाद आरजेडी का राजभवन मार्च सिर्फ एक मार्च नहीं है, ये तेजस्वी यादव के लिए सड़क पर उतरने की मजबूरी भी है और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी। सवाल सीधा है, अगर आरजेडी 25 सीटों पर सिमट चुकी है, अगर पार्टी का पारंपरिक एमवाई यानी यादव मुस्लिम समीकरण पहले जैसा अजय नहीं दिख रहा, अगर प्रशांत किशोर जैसे तीसरे विकल्प की राजनीति जगह बनाने लगी है, तो क्या तेजस्वी अब भी सिर्फ भाषण, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के सहारे बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी ताकत बनने का सपना देख सकते हैं? या फिर वक्त आ गया है कि तेजस्वी यादव को लालू यादव की तरह सड़क की राजनीति करनी पड़ेगी? और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। लालू यादव की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनका सामाजिक समीकरण नहीं था, उनकी असली ताकत थी सड़क पर मौजूदगी। लालू का मतलब था आंदोलन, टकराव, कार्यकर्ता, भीड़, नारे, संघर्ष। वहीं तेजस्वी की राजनीति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में एक अलग छवि बनी, एक आधुनिक पढ़े लिखे युवा नेता की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ट्वीट करता है, विधानसभा में सरकार को घेरता है और चुनाव के समय बड़े अभियान चलाता है। लेकिन बिहार की राजनीति में सवाल यह नहीं है कि नेता कितना अच्छा बोलता है, सवाल यह है कि जब सड़क पर संघर्ष की जरूरत हो तब नेता कितनी देर तक सड़क पर खड़ा रहता है। और शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब तेजस्वी अब अपने कदमों से देना चाहते हैं। राजद का 11 साल बाद राजभवन मार्च, इतनी देर क्यों? सोचिए, आरजेडी को राजभवन मार्च किए 11 साल हो गए। इस दौरान बिहार की राजनीति में सरकारें बदली, गठबंधन बदले, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्राएं बदली, बीजेपी का स्वरूप बदला, लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, जातीय जनगणना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनी, आरक्षण बड़ा मुद्दा बना। लेकिन सड़क पर आरजेडी का वो पुराना संघर्ष लगातार दिखाई नहीं दिया, जिसके लिए लालू यादव की पार्टी कभी जानी जाती थी। यही तेजस्वी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय नहीं होता, कार्यकर्ता यह भी देखता है कि उसका नेता सत्ता के खिलाफ संघर्ष में उसके साथ कितनी बार खड़ा हुआ। और यही कारण है कि यह मार्च आरजेडी के लिए जितना सरकार के खिलाफ है, उतना ही पार्टी के भीतर एक संदेश भी है। आरजेडी अभी जिंदा है और तेजस्वी अब सड़क पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या देर हो चुकी है? तेजस्वी की सबसे बड़ी समस्या विरासत बनाम अपनी पहचान है। तेजस्वी यादव के सामने एक असाधारण राजनीतिक परिस्थिति है। उन्हें बिहार की राजनीति में शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उन्हें लालू यादव की बनाई पार्टी मिली, लालू का सामाजिक आधार मिला, आरजेडी का चुनाव चिन्ह मिला, यादव और मुस्लिम वोट बैंक का मजबूत आधार मिला। लेकिन इसी विरासत के साथ एक बहुत बड़ा बोझ भी मिला, लालू यादव की तुलना। लालू यादव को कोई लालू यादव बनना सिखाने नहीं गया था। उन्होंने खुद अपनी शैली बनाई, उनकी भाषा अलग थी, उनका अंदाज अलग था, उनका संघर्ष अलग था। अब तेजस्वी के सामने समस्या यह है कि उन्हें लालू यादव की कॉपी भी नहीं बनना है और लालू यादव की छाया से बाहर भी निकलना है। यही सबसे मुश्किल राजनीतिक परीक्षा है, क्योंकि अगर तेजस्वी सिर्फ लालू की राजनीति दोहराते हैं तो सवाल उठेगा, नई पीढ़ी के लिए नया क्या है? और अगर वो लालू की शैली से पूरी तरह दूर जाते हैं तो सवाल उठेगा, आरजेडी की मूल राजनीतिक आत्मा कहां है?
तेजस्वी को इन दोनों के बीच अपनी तीसरी राजनीति बनानी होगी। सबसे बड़ी बात, तेजस्वी के लिए असली चुनौती क्या है? तेजस्वी को अब 3 मोर्चों पर लड़ना है। पहला, सरकार के खिलाफ। दूसरा, प्रशांत किशोर जैसे नए विकल्पों के खिलाफ। और तीसरा, अपनी पार्टी के भीतर यह साबित करने के लिए वो सिर्फ लालू यादव के बेटे नहीं, अपने दम पर राजनेता या जन नेता हैं। और तीसरी लड़ाई सबसे कठिन है, क्योंकि जन नेता बनने के लिए सिर्फ चुनाव जीतना काफी नहीं, आपको कार्यकर्ता की भाषा समझनी पड़ती है, आपको सड़क पर दिखना पड़ता है, आपको आंदोलन को लगातार जीवित रखना पड़ता है, और सबसे जरूरी, लोगों को यह भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि उनके सवालों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजद और तेजस्वी शांत बैठे हैं। सरकार के खिलाफ अलग अलग तरह से तेजस्वी बोलते या लिखते रहते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी ने ही विपक्षी नेताओं को 2018 में जुटाया था। विपक्षी गठबंधन के भारत बंद या बिहार बंद में राजद पीछे नहीं रहा कभी। पिछले साल 9 जुलाई को SIR पर बिहार बंद में राहुल गांधी आए थे, तो तेजस्वी और दूसरे विपक्षी नेता भी साथ थे। तेजस्वी जनादेश अपमान यात्रा, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा, बेरोजगारी हटाओ यात्रा, जन विश्वास यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए लोगों के बीच बने हुए हैं। लेकिन RJD के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में संघर्ष करने और लड़ने का जोश भरने वाला कोई आंदोलन लंबे समय से होता नहीं दिखा है। यहीं पर प्रशांत किशोर वाला फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की राजनीति दशकों से 2 बड़े ध्रुवों के बीच घूमती रही है। एक तरफ RJD, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन वाला स्पेस। इस पूरी कहानी में तीसरा विकल्प की गुंजाइश हमेशा रही, लेकिन उसे स्थायी राजनीतिक ताकत में बदलना बेहद मुश्किल रहा। यही प्रशांत किशोर का प्रयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर जन सुराज जैसी राजनीति को समाज का कोई हिस्सा गंभीरता से देखने लगता है, अगर युवा मतदाता जातीय पहचान से बाहर निकलकर नेतृत्व, रोजगार, शिक्षा और शासन के सवाल पूछने लगता है, तो RJD के सामने असली खतरा बीजेपी नहीं, वोटर की बदलती प्राथमिकता होगी। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ RJD का पारंपरिक वोटर लामबंद हो सकता है, लेकिन अगर वही वोटर कहने लगे हमें बीजेपी और RJD दोनों के अलावा भी कुछ चाहिए, तो RJD की पूरी चुनावी रणनीति पर सवाल खड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि तीसरे विकल्प का उभरना तेजस्वी के लिए चेतावनी की घंटी है। अब सवाल है, क्या MY समीकरण अब उतना ही मजबूत है? RJD की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उसका सामाजिक समीकरण रहा है, लेकिन 2026 के बिहार में सिर्फ जातीय गणित से चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। युवा रोजगार पूछ रहा है, छात्र परीक्षा और पेपर लीक पूछ रहा है, मध्यम वर्ग विकास पूछ रहा है, महिलाएं सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का असर पूछ रही हैं, शहरी मतदाता बुनियादी सुविधाएं पूछ रहा है, और नई पीढ़ी ये भी पूछ रही है, मेरे लिए राजनीति में नया क्या है? अगर RJD का जवाब सिर्फ लालू बनाम बीजेपी या जंगल राज बनाम विकास की पुरानी बहस है, तो पार्टी मुश्किल में पड़ सकती है। क्योंकि बिहार की नई पीढ़ी शायद 1990 के दशक की राजनीति को अपनी आंखों से नहीं, बल्कि इतिहास की किताबों और राजनीतिक नैरेटिव से देखती है। इसलिए आने वाला बिहार सिर्फ पुराने डर और पुराने गौरव से नहीं चल सकता। इन सब के बीच पटना का बांकीपुर जैसा इलाका अगर RJD के लिए चेतावनी बनते हैं, तो उस चेतावनी को गंभीरता से समझना होगा। क्योंकि अगर कोई तीसरा राजनीतिक विकल्प यादव मुस्लिम समीकरण से बाहर जाकर सवर्ण, युवा और शहरी वोटर तक पहुंच बनाने लगता है, तो इसका मतलब है कि बिहार का वोटर अब सिर्फ पहचान से तय नहीं हो रहा, और यही तेजस्वी की अगली परीक्षा है। RJD को यह तय करना होगा कि वह सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक की पार्टी रहेगी या बिहार के हर सामाजिक वर्ग की पार्टी बनने की
कोशिश करेगी, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति हार नहीं होती, सबसे खतरनाक स्थिति होती है वोटर का आपको लेकर उदासीन हो जाना। इसलिए 11 साल बाद आरजेडी का राजभवन मार्च एक तस्वीर से कहीं ज्यादा बड़ा राजनीतिक संकेत है। ये तेजस्वी यादव की रीलॉन्चिंग भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक राजभवन मार्च से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इसके बाद लगातार आंदोलन होते हैं, अगर बेरोजगारी पर सड़क पर लड़ाई होती है, अगर शिक्षा, परीक्षा, किसान, महंगाई और कानून व्यवस्था पर आरजेडी लगातार मैदान में रहती है, अगर तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं के बीच दिखाई देते हैं, अगर वो यादव मुस्लिम समीकरण से आगे निकलकर बिहार के गैर यादव, पिछड़े, दलित, सवर्ण, महिला और युवा वोटर के लिए भी राजनीतिक भाषा तैयार करते हैं, तभी ये राजभवन मार्च एक फोटो ऑप से आगे बढ़कर राजनीतिक बदलाव की शुरुआत बनेगा। वरना बिहार की जनता के पास एक सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव सड़क पर आए जरूर, लेकिन क्या वो बिहार की राजनीति को बदलने के लिए आए थे, या सिर्फ अपनी पार्टी को ये याद दिलाने की राजनीति सड़क पर भी होती है। लालू यादव ने आरजेडी को सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक राजनीतिक आंदोलन बनाया था। अब तेजस्वी के सामने चुनौती है, क्या वो उस आंदोलन को 21वीं सदी की नई भाषा दे पाएंगे? क्योंकि अगला बिहार सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि सत्ता में कौन आएगा, अगला बिहार ये भी तय करेगा कि आरजेडी भविष्य की पार्टी बनेगी या सिर्फ अतीत की सबसे बड़ी राजनीतिक विरासत बनकर रह जाएगी। और तेजस्वी यादव उनके सामने अब विरासत बचाने की नहीं, विरासत से आगे निकलकर अपनी पहचान बनाने की लड़ाई है। तो आपकी आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्ते।